रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब मामूल का वक्त गुजारते हैं। काम, घर, दोस्त, शरारतें, कभी धूप, कभी बादल, धड़कता दिल, देखती आंखें, कभी सेहत, कभी बीमारी, खाना पीना, सैरो तफरीह। मगर ये मामूल की जिंदगी लेकर हम वक्त और जमाने के जिस पुल से गुजरते हैं वो बाल से भी ज्यादा नाजुक होता है। हमारी जिंदगी मामूल की तभी तक रहती है जब तक हमारे होशो हवास से दूर कोई गैर मामूली वाकया हम पर झपट नहीं पड़ता। हमारी आंखों और नजरों से ओझल दुनिया और हकीकत उतनी ही ठोस और अटल है जितनी कि वो जो हमारी आंखों के सामने है। रॉन्ग कॉल्स करना या उनको सुनना बहुत से लोगों के नजदीक एक बेजरर सी तफरीह की हैसियत रखता है और इसका मकसद दोस्तों की महफिल की खुराक के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा हमेशा सबके साथ नहीं होता। एक रॉन्ग कॉल आपके साथ क्या कर सकती है और बज़ाहिर बेजरर नजर आने वाली इस तफरीह की कीमत क्या हो सकती है, आज हम इसकी तलाश करें। जी मलिक साहब, एक रॉन्ग कॉल आई आपको जी। उसके बाद फिर आपकी जिंदगी तब्दील कैसे हुई? मेरी ज़िंदगी काफ़ी तब्दील हो गई, हद से ज़्यादा। जब मुझे कॉल आई है तो मैं उस वक्त अपने होम टाउन में था। क्या करते थे आप? क्या मैं आर्म फोर्सेस से मेरा ताल्लुक। पाकिस्तान आर्म जी, फोर्सेस? पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। मैं 2 मंथ की लीव थी तो अचानक से एक रॉन्ग कॉल मेरे पास आई है। पहले मैं रॉन्ग कॉल पिक नहीं करता, लेकिन बस मैंने उठा लिया क्योंकि रिलैक्स डेज थे। तो एक लड़की की कॉल थी, उसने मुझे कहा है कि आई नीड हेल्प फ्रॉम यू। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं, तो दोबारा यहाँ कॉल मत कीजिएगा। मैंने कॉल ड्रॉप कर दी। उसके बाद मुसलसल उसकी कॉल्स आती रहीं, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। उसने मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो प्लीज़ किसी बेबस लड़की की मदद करना चाहें तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, कि मुझे लगता है कि आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। एक बार मेरी बात सुनो। बस सुबह के टाइम दूसरे दिन मैंने ना चाहते हुए भी उस नंबर पे कॉल बैक की। मैंने कहा क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? उसने कहा जी मेरी उम्र तकरीबन 16 साल है और मेरे घर वाले मेरी शादी मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्र के यानी 45 साल के बंदे के साथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उसने कहा जी आप मुझे मेरे घर से निकाल के किसी दारुल अमान में पहुँचा दें। मैंने कहा ये कोई आसान काम तो नहीं है जब मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मेरे जहन में 100 वसवसे भी आने शुरू हो गए कि हो सकता है कोई मुझे ट्रैप कर रहा हो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद काफ़ी देर सोचता रहा। दिल और दिमाग की जंग रही कि ये क्या पता सच बोल रही है झूठ बोल रही है। मैंने उसको रिस्पांस नहीं दिया। 2 दिन तक तकरीबन उसकी कॉल वक्फे वक्फे से आती रही, मैंने रिस्पांस नहीं किया। फिर उसका एक मैसेज आया, उसमें यही लिखा था कि आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता मेरी हेल्प करें। फिर मैंने उसको कॉल की तो खामोशी थी, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन पीछे से चीखों पुकार और जिस तरीके से कमरे में तोड़ फोड़ और फिर उसकी चीखें आने शुरू हो गई उसी लड़की की। तकरीबन 15-20 मिनट तक मैंने होल्ड पे ही रखा, उसकी आवाज़ें सुन रहा था। इस तरह लग रहा था कि उस पर ऊपर कोई तशद्दुद कर रहा है। 2-3 औरतों की आवाज़ें आ रही थी, एक आध मर्द की आवाज़। और ये लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज पश्तो थी। ठीक है, लैंग्वेज पश्तो थी टोटल। मुझसे जब वो बात करती थी इंग्लिश और पश्तो में और टूटी फूटी उर्दू में। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। पूरी रात मेरे जहन में उसकी चीखें घूमती रहीं। सुबह के टाइम मैंने अपने एक दोस्त थे मेरे फोर्सेस में,
मैंने उनके ज़िम्मे लगाया कि ये इस नंबर से मुझे कॉल आ रही है, मुझे लोकेटर की मदद से ये एरिया और ये ट्रेस करके दें मुझे। उन्होंने जी बस तकरीबन 6-7 घंटे बाद मुझे पोजीशन उस सिम की बताई, लोकेशन के कहाँ से आ रही है। तो वो तकरीबन पाकिस्तान अफगान बॉर्डर का कोई कबैली इलाका, शिंक्यारी के करीब, वहाँ से उसकी पोजीशन मुझे पता चली। उसके बाद मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा हो सकता है ये मुझे ट्रैप किया जा रहा, क्योंकि एक रॉन्ग कॉल और इस तरह की मदद, और जहाँ पे मेरा होम टाउन है वहाँ से वो फासला तकरीबन 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दुरुस्त, ठीक है। तो मैं परेशान हो गया कि मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। फिर मैं खामोश हो गया। 3-4 दिन तक उसकी भी कॉल नहीं आई, लेकिन मैं वक्फे वक्फे से नंबर डायल करता था। एक खलिश थी दिमाग में कि क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि उसकी आखिरी चीखें मैंने सुनी थी। उसका नंबर बंद रहा। फिर तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसके नंबर से मैसेज आया कि कॉल भी। उसने कहा जी मैं वॉशरूम में ठहरी हूँ और मैं अपनी वेन काट रही हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव में मौजूद हूँ, अब मुझे बताओ क्या करना है। उसने कहा जी मैं इस वक्त तो नहीं आ सकती। मैंने जब कॉल की तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत कम वक्त है, मेरी शादी इसी हफ्ते हो रही है, आपने जो कुछ करना है मेरे साथ करें, अगर आपने हेल्प करनी है तो आ जाए। ये मेरी लास्ट बात है। उसके बाद हो सकता है कि मैं खुदकुशी भी कर लूँ, मैं अपने आप को मार दूंगी, मेरे कत्ल आपके खाते में जाएगा, क्योंकि मैंने अल्लाह को गवाह बना के आपसे मदद मांगी। तो मैंने फिर सोचा कि उसकी मदद करने में कोई हर्ज नहीं। दूसरे दिन मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैंने अपने यूनिट में रिपोर्ट करनी है, तो मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ से मैं सीधा इस्लामाबाद चला आया। इस्लामाबाद से मैं मरी गया। यहाँ आके मैंने उसके साथ कांटेक्ट किया और जीपीएस की मदद से मैंने जो मैप लोकेशन है वो प्रिंट आउट की। उसका फिर एक मैसेज आया कि मैं अपने आप को मार रही हूँ, अगर मुझसे रब्ता करना है तो अभी करो। मैंने फ़ौरन कॉल बैक की। उसने कहा जी मैं वॉशरूम में ठहरी हूँ और मैं अपनी वेन काट रही हूँ, अगर आपने आना है तो सुबह मुझे ले जाएं, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी शादी है। और उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि सुबह तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जी सुबह हम यहाँ से मरी से रवाना हुए ड्राइवर के साथ। 6 से 7 घंटे की ड्राइव के बाद हम उस गांव में पहुंचे। उससे रब्ता किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव में मौजूद हूँ, अब मुझे बताओ क्या करना है। उसने कहा जी मैं इस वक्त तो नहीं आ सकती, रात का टाइम और यहाँ पहरा लगता है, कुत्ते भी छोड़े हुए हैं, मैं सुबह स्कूल जाने के बहाने आऊँगी। अब हम क्या करते हैं, ना वहाँ पे कोई होटल, वो पूरी रात हमने गाड़ी में ही गुजारी। सुबह के वक्त तकरीबन 8 बजे के करीब उसकी कॉल आई कि आई एम कमिंग, और मैंने ये कलर के कपड़े पहने हुए, तो मैं आ रही हूँ, तैयार रही। 10 मिनट के बाद वहाँ से रोड पे एक लड़की नज़र आई। बस जी हमने उसको अगले मोड़ पे जाके पिक कर लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि अब कहाँ छोड़ूँ आप, तो उस लड़की ने कहा कि मुझे आप दारुल अमान छोड़ें। 2 बजे के बाद हम तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, वहाँ जब पहुँचे तो वार्डन से मुलाकात हुई। मैंने कहा इस तरीके से है, इस लड़की की शादी हो रही थी किसी बड़ी उम्र के साथ और ये दारुल अमान में आना चाहती है। उन्होंने कहा जी ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है कि आप इसको या तो लेडीज़ पुलिस स्टेशन में ले जाएं या इसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, वहाँ पे जाके ये बयान दें और मजिस्ट्रेट हमें आर्डर करेगा, उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तकरीबन शाम होने वाली थी।
मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम होगी, ये तो एक्सेप्ट नहीं करते और यहाँ पे मुझे लेडीज़ पुलिस स्टेशन भी नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करें। मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, मलिक साहब इसको पिंडी ले चलते हैं, वो अपना एरिया है, वहाँ पे लेडीज़ पुलिस स्टेशन भी है और दारुल अमान भी है, वहाँ पे कुछ कर लें। वहाँ से सीधा हम पिंडी के लिए रवाना हुए। रात को हम पिंडी पहुँचे तो रात मैंने अपने उस दोस्त के फार्म हाउस पे गुजारी। इसी दौरान मुझे नहीं पता था कि मेरी मिसेज ने मेरे यूनिट कॉल की हुई थी, क्योंकि मैंने अपना सेल ऑफ किया हुआ था। तो यूनिट वालों ने कहा था कि साहब तो यहाँ नहीं है, और मेरी फोर्स वालों के भी कान खड़े हो गए कि ये क्या माजरा है कि इनकी बेगम पूछ रही है कि साहब इधर हैं। उन्होंने मुझे कॉल बैक की तो मैंने उनको बताया कि मैं इस एरिया में हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, बस आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट करें। मैंने उस वक्त फैमिली से रब्ता कर लिया। अपनी मिसेज को मैंने समझा दिया कि मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से कांटेक्ट नहीं कर सका, तो डोंट वरी, आई एम सेफ एंड साउंड। सुबह के टाइम जब मैं लड़की को मैंने कहा कि चलें आप दारुल अमान या पुलिस स्टेशन चलते, तो उसने जो रिएक्शन किया वो मेरे सोचों में भी नहीं था। कहती अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं इसी वक्त लोगों को बुलाऊंगी और पुलिस वालों को बुलाऊंगी कि आपने मुझे किडनैप किया। एक टेलीफोन कॉल मुझे इतनी जिंदगी के उस मोड़ पे ले आई कि जहां हर चीज दांव पे लगी। दिमाग के किसी कोने में नहीं था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। उसने कहा जी मैं नहीं जाती। मैंने कहा क्यों? कहती अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं इसी वक्त लोगों को बुलाऊंगी और पुलिस वालों को बुलाऊंगी कि आपने मुझे किडनैप किया। मैं बहुत अपसेट हुआ, उसको काफ़ी मेहनत की। मेरा दोस्त भी वहाँ आया, उसने भी उसको समझाया, वो नहीं मानी। उसने कहा जी आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। क्यों? मेरे मसीहा आप। दारुल अमान में गई तो मेरे ट्राइब वाले मुझे कत्ल कर देंगे वापस लेके, और अगर आपने मुझे रिलेटिव्स के पास छोड़ा तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कहा मैं तो मैरिज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चा भी है और बेगम भी है। उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे आपकी 10 शादियाँ, आप मुझे एडजस्ट कर लें। एक टेलीफोन कॉल मुझे इतनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे ले आई कि जहाँ हर चीज़ दांव पे लग गई। हमने सोचा, मैं और मेरे दोस्त ने, कि इसको कहीं छोड़ देते हैं, बहला फुसला के, इसके साथ तुम नॉर्मल हो जाओ, लड़ो मत। इसको कहते हैं घूमो फिरो, तुम्हारे लिए कपड़े शपड़े लेते हैं, वो खुश होगी। उसको हमने भेजा कि शॉपिंग कराए। रात के टाइम हमारा प्रोग्राम बना कि हम जाएंगे दामने को, और वहाँ पे उसको किसी भी जगह पे हम वीराने में छोड़ दें। हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक उधर ही गए। क्या मलिक फर्रुख रात की तारीकी में उस अजनबी लड़की को फेंक कर फरार हो गया? एक जगह पे सुनसान मोड़ था, वहां पे गाड़ी रोकी। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ से बड़ा जबरदस्त इस्लामाबाद का व्यू नजर आ रहा है, यहाँ बैठते हैं कुछ देर बैठ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक। गाड़ी हमने रोक दी। मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं गाड़ी से पानी की बोतल ले आऊँ, तो बैठ गया। बस गाड़ी के पास पहुंचा और बैठा। मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और फौरन हम स्पीड से निकल गए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर मैं आगे गया हूँगा तो मेरे अंदर का एक इंसान, उसने मुझे ग्रिप कर ली मेरे माइंड पे कि मलिक तुम ये क्या कर रहे हो। एक कमसन लड़की जो 16 साल की बामुश्किल, उसको तुमने इस वीराने में छोड़ दिया। हम 5-6 किलोमीटर आगे मैंने दोस्त को कहा कि यार वापस चलो। मेरे फोर्स करने पे हम वापस चले गए। वहाँ बैठ के वो रो रही थी। उसको जाके मैंने कहा कि आ जाओ। उसने कहा कि
इससे तो बेहतर था कि मैं खुदकुशी कर लेता। यही कहते हुए उसने वहां से नीचे छलांग लगा दी जिस पत्थर पे हम बैठे। हम फौरन भागे क्योंकि तकरीबन 20-30 फुट वो गहरी खाई थी और झाड़ियाँ वगैरह भी थी, उसमें वो अटकी हुई थी, उसके ब्रूजेस वगैरह आए हुए थे। उसको उठा के हमने गाड़ी में डाला, बेहोश भी थी। फिर मैं फार्म हाउस में लेके बस वो रात भी मेरी क़यामत की रात थी और इस तरह समझ लें कि मैं 3-4 दिनों से मुसलसल जाग रहा था टेंशन। सुबह बस हुई तो मैंने लड़की को कहा कि अब क्या करें। उसने कहा बस आप मेरे साथ शादी कर, यही हाल। मैं वैसे तो आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। मैंने सुबह घर कॉल की, मैंने कहा कि मुझे एमरजेंसी किसी एक मिशन पे जाना पड़ गया, एक सीक्रेट मिशन, मैं उस पर जा रहा हूँ, मेरे साथ कांटेक्ट मत करना, मैं खुद करूँगा। मैं उसको पिंडी से सीधा अपने घर मरी लिया। मेरे जो सर्वेंट थे वो भी हैरान हो गए कि साहब किस लड़की के साथ है। मुझे नहीं पता था कि मेरी मिसेज ने मेरे सर्वेंट्स को कॉल बैक की और उनसे पूछा कि साहब तो नहीं है, और उन्होंने बताया कि वो तो तकरीबन 6 दिन पहले यहाँ रह के गए और फिर आ गए और उनके साथ एक लड़की भी है। सुबह मेरी मिसेज ने मुझे कॉल की, मैं नहीं अटेंड कर रहा था बिल्कुल भी। उसके मैसेज आए, वेरी इमरजेंसी है, कॉल रिसीव करें या कांटेक्ट करें मेरे साथ। मैंने जब कॉल की तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हैं आप। मैंने कहा किसी नामालूम मकाम पे हूँ, मैं नहीं बता सकता, मैं लूज टॉक नहीं कर सकता सर, काम क्या है। बस उसने फ़ोन बंद कर दिया। उस वक्त उनको पता था कि आप मरीन हैं? उनको पता था, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा मलिक साहब, खुद से कहा यू आर फिनिश्ड नाउ। जो सुबह हुआ वो मेरे वहमों को मानने भी नहीं था। मेरे पास फिर हेडक्वार्टर से कॉल आ गई कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मरी में। उन्होंने कहा जी हमें आपका 10 डेज का रिकॉर्ड चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ गुजारे। यहाँ से मुझे शक पड़ गया कि शायद इंटेलिजेंस मेरे पीछे है, उनको पता चल गया है कि मेरे साथ कौन है। मैं फिर वहाँ से हम एक मस्जिद में गए, जामा मस्जिद। वहाँ जाके मैंने वहाँ के इमाम साहब से डिस्कशन की इस तरीके से है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, इस्लाम में असल निकाह शरई निकाह होता है जो शरीयत का है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो वो पाकिस्तान के लाज हैं। तो मैं 2 गवाह तुम्हारी तरफ से डाल देता हूँ, 2 गवाह उनकी तरफ से। तो हमने वहाँ पे शरई निकाह कर लिया। मजबूर हो के एक दिन मैंने अपना नंबर ऑन किया तो उसी टाइम मेरी मिसेज की कॉल आई उस नंबर पे, क्योंकि वो मुसलसल ट्राई कर रही थी। तो उसने मुझसे पूछा है कहाँ है। मैंने कहा कि इस तरीके से है और उसको पूरी हकीकत बता दी। मलिक फर्रुख ने फोन पर अपनी बीवी को हकीकत तो बता दी, फिर क्या हुआ? उसने फौरन फोन बंद कर दिया। इसी पोजीशन में बस 605 में मैं बैठा हुआ था कि यकदम मेरे हेडक्वार्टर से फिर कॉल आई मेरे नंबर पे, आप हैं कहाँ, हम परेशान हैं, किसी ने आपको किडनैप कर लिया, आप खैरियत से तो है ना। मैंने कहा जी मैं खैरियत से हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी पोजीशन कहाँ है। मैंने कहा जी मैं पिंडी में। उन्होंने कहा जी आप पिंडी में नहीं हैं, आप जहाँ भी हैं आप फौरन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें, अदरवाइज आपके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मैंने कहा मलिक साहब, खुद से कहा यू आर फिनिश्ड नाउ, क्योंकि फैमिली मुझे एक्सेप्ट ना करती क्या होता, और इधर से मेरे खिलाफ इंक्वायरी। मैंने कहा अब कोई नए नाम से मुझे जीना पड़ेगा, कोई अपनी और पहचान बनानी पड़ेगी, और हो सकता है कि मैं पाकिस्तान को लीव कर लूँ। एक दिन मैं एटीएम मशीन के पास गया हूँ तो मेरी सिक्स सेंस ने कहा है कि एक बंदे पे मुझे शक हुआ है कि ये बंदा ऐसे क्यों बैठा है। मुझे शक हुआ कि शायद मे बी वो इंटेलिजेंस का, क्योंकि वो एटीएम यूज करने वाले हर बंदे पे, मैं भी डरता था कि कोई वाकिफ ना मिल जाए। तो
मुझे शक पड़ा, मैं वहाँ से एटीएम मैंने यूज़ नहीं की, और मेरा वो शक सही था, क्योंकि मेरी फोर्स वालों ने मेरे एटीएम कार्ड से मेरी लोकेशन पता कर ली थी कि किस ब्रांच में ये यूज़ हो। मैंने घर फ़ोन किया, बेगम को कहा कि इस तरीके से बात है, तो अब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे साथ कोऑपरेट करें, जो होना था हो गया। काफ़ी रिक्वेस्ट की, यानी पूरा दिन मैं उनको रिक्वेस्ट करता रहा। आखिर में उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, आप जहाँ भी हैं, मुझे आपकी लाइफ ज़्यादा अजीज़ है, आप फ़ौरन घर पहुँचें। इस पूरे पीरियड में वही वहद रात थी जो मैंने सुकून से गुजारी, और मुझे नींद भी है, क्योंकि ज़मीर भी कुछ मुतमैन हो गया था कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो सुबह हुआ वो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। रात का टाइम था, सोया हुआ था, अचानक डोर नॉक हुआ। काफ़ी थकन थी, बहुत लेजी था मैं। उठ के टाइम देखा तो तकरीबन 4:30 बज रहे थे। मैंने डोर खोला तो सामने मेरी बेगम, मेरे बिरादर-इन-लॉज और मेरे कज़न वो ठहरे हुए थे। एकदम मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। मैं तो सुबह वहाँ अपने घर जाने की सोच रहा था, और ये इस टाइम कहाँ से आ गए। आते ही मेरी मिसेज ने आओ न देखा न ताओ उस लड़की को पकड़ के थप्पड़ मारने शुरू कर दिए उठा के। तो अचानक से उस लड़की की बड़ी खौफनाक किस्म की चीख सुनाई दी। चीख भी इस तरह से कि ना वो मेल वॉइस थी ना फीमेल वॉइस। मैंने एकदम मुड़ के उसको देखा तो उसकी जो आईज थी वो दोनों क्रॉस हो गई थी, बिल्कुल क्रॉस, और मर्द की आवाज उसके गले से निकल रही थी और कुछ वर्डिंग यूज कर रही थी। वो मुझे अल्फाज अभी तक याद हैं, फिस्तोरनिक इला फ्रिफ्तरा, फिस्तोरनिक इला फ्रिफ्तरा, और ये कहते हुए फौरन उठ के उसने मेरी मिसेस का गला दबोच दिया। फौरन मैं उठाऊं, मेरे बिरादर-इन-लॉ भी उठे हैं, एक बाजू उन्होंने पकड़ा और एक बाजू मैंने। तो उसको हमने जब खींचा नाजी साहब, तो पूरी ताकत मैंने लगा दी और उसके बाजू को मैं नहीं खींच सका। उस 16 साल एक दुबली पतली लड़की की बाजू को भी मैं हिला ही नहीं सका। और यही सिचुएशन मेरे ब्रदर-इन-लॉ के साथ थी। बड़ी शिद्दत से पूरी ताकत लगा के अल्लाह अकबर करके मैंने उसका हाथ खींचा और उसके कलाई पे मैंने काटा, तब जाके उसने छोड़ा। मेरी मिसेज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो नीचे गिरी। तो मेरे बिरादर-इन-लॉ को उसने बाजू से पकड़ के उस लड़की ने उछाल के सीधा दीवार के ऊपर मारा। आयतुल कुर्सी जो भी सूरतें याद थी नाजी साहब उस वक्त हमने पढ़ी। बस दम कर रहे थे, अचानक ऊपर जो फानूस था उसमें धमाका हुआ, बड़स वाल क्लाक ठहरी हुई थी साइड पे, वो नीचे गिरी। बस सूरतें पड़ी हैं तो अचानक से वो लड़की खड़े खड़े वहीं पे गिर गई नीचे और बेहोश हो गई। डिस्कशन की हमने, फैमिली डिस्कशन के इसके घर वालों से रब्ता किया जाए। मेरे बताए गए एड्रेस पे मेरे मामू ने अपने कुछ सोर्सेस की मदद से वहाँ के नाजिम से रब्ता किया। उस नाज़िम ने जो फिर हमें रिपोर्ट किया, उसने कहा जी मुतलका जो थाना है उसमें FIR लॉन्च हो चुकी है, एक लड़की वहाँ से गायब है, उसको इतना दिन गुजर गए और अभी तक वो नहीं मिली। पहले भी वो लड़की घर छोड़ चुकी थी 1-2 बार, लेकिन मिल जाती थी एक आध दिन के बाद, कभी दरिया के किनारे, कभी किसी जंगल में कोई उसको पहुंचा देता था। और उन्होंने कहा था कि हमारी बच्ची के ऊपर कुछ दौरे पड़ते हैं,
जिसकी वजह से वो घर से चली जाती है। आमिल को बुलाया, आमिल ने उसके ऊपर दम दरूद किया, पानी पढ़ के दिया, उसने कैफियत देखी तो उसने तस्लीम किया कि इस बच्ची के ऊपर कुछ बहुत सख्त किस्म का साया है। उसने कहा जी मैं दीवान बाबा हूँ, मैं इबादत कर रहा था और इन्होंने उस जगह पे वॉशरूम बना दिया अपना। देखें तकरीबन 30-40 फुट नीचे आई तो मैं उल्टा हो गया। फिर उसने गुफ्तगू भी की और उसकी हाजिरी भी ले आया उस वक्त, जिस तरीके से वो अमलों का तरीका होता है हम भी सुन रहे थे। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुमने इस बच्ची के ऊपर क्यों कब्जा किया हुआ है। तो वही मर्द की आवाज़ में उसने कहा जी मैं दीवान बाबा हूँ, 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था तो उस ज़ल्ज़ले के दौरान इनका घर तबाह हो गया था, तो मैं इबादत कर रहा था और इन्होंने उस जगह पे वॉशरूम बना दिया अपना, वहाँ पे जाके इसने मेरी इबादत में खलल डाला, जिसकी बिना पे मैंने इसके ऊपर कब्जा किया। अच्छा, लेकिन दीवान बाबा फ्रेंच बोल रहे हो? पश्तो आपने कहा ना वो फ्रेंच बोलती थी। नहीं, जब वो उसकी कंडीशन आती थी ना तो ये लफ्ज ये जो वर्ड्स थे ना, फिस्तोरनिक इला फरिफ्तरा, ये मैंने सर्च किए थे कि ये कौन सी लैंग्वेज के हैं, तो इसमें रशियन और फ्रेंच लैंग्वेज है। अच्छा, ये मिक्स है। मेरी पूरी फैमिली ने कहा जी आप अपनी इस रांग काल को लेके जाओ और जिधर तुम रहो। इसी असना में मेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू थी कि मैं कहाँ गया था। मैंने A to Z पूरा उनको हाल बता दिया कि मेरे साथ किस तरीके से गुजरा है, वो भी इंक्वायरी जारी थी। मेरी फैमिली छोड़ के अपने चली गई अपने होम टाउन। मेरे दिल में खौफ भी था, मैंने अपने सर्वेंट्स को कहा हुआ था कि यार मुझे अकेला मत छोड़ा करो, कुंडियाँ भी मैंने लगाता था। तो कहते मुझे तो कुछ नहीं है। मैंने कहा जो तुम करती हो मेरे साथ बिहेवियर बाद में, अभी तो तुम नॉर्मल बैठी हो, जो मेरे साथ सलूक होता है वो मुझे पता है, और तुम कहती हो मुझे कुछ नहीं है। मेरी हालत देखो, मैं सोने के लिए भी तरस रहा हूँ, मैं डर के मारे सोता नहीं कि मेरा गला दबा दो तुम। मैं यही बात करते करते अचानक मैंने उसको कहा कि बस तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा, वहाँ पे जाओ, मैं नहीं मारता तुम्हें, जाओ मरो। यही बात मैंने कहनी थी। उसने फौरन उठी और मेरा गला पकड़ा। इतने जोर से उसने गला पकड़ा कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की, सारी सूरतें पढ़ी, आयतल कुर्सी में फौरन शुरू कर देता था। मुझे लग रहा था कि 1 टन वजन मेरे कंधों के ऊपर आ गया, मेरे शोल्डर के ऊपर इतना वजन आ गया कि मैं उठ नहीं सकता। और उसने मुझे गले से दबा के सीधा रेलिंग के ऊपर ले गई। वो एक लड़की जो पागलपन में अपना सब कुछ हार गई, जिसका नाम, मकाम और तस्वीर हम इसलिए नहीं दिखा सकते कि उसकी जान को आज भी खतरा है। इसी इमारत के एक फ्लैट में मलिक फर्रुख के साथ रहती रही। वही फ्लैट जिस फ्लैट में उसने मलिक फर्रुख पर कातिलाना हमला किया। ये वो कमरा था। तो वहाँ से मैं इस साइड पे भागा, गिराने की यहाँ से उसने कोशिश की थी। ये वो जगह है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वो टेरेस है, यहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, तो अचानक से उसने मुझे अटैक किया और यूँ गला दबाया, तो मैं यूँ पुश हो गया। तो उसने बिल्कुल, क्योंकि उसकी ताकत उस वक्त इतनी होती थी कि आई कैंट एक्सप्लेन कि उसके अंदर क्या था। तो उसने यहाँ से मुझे यूँ पुश किया तो मैं उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया मैंने यहाँ ग्रिप कर ली। मैंने जब यहाँ ग्रिप की, ये दोनों मैंने पकड़ा हुआ था, उसने मेरे हाथों पे नेल्स मारना शुरू कर दिया। ये देखें तकरीबन 30-40 फुट नीचे है ये। तो उसके बाजू को मैं नहीं छोड़ रहा था। इसी असना में मेरे सर्वेंट दोनों यहाँ पहुँच गए। उन्होंने, एक सर्वेंट ने उसको काबू किया, उसको घसीटा, एक ने मुझे यहाँ से बाहर निकाला। इसी खींचा झपटी में यहाँ मुझे कट भी आ गया था। वो फिर से नॉर्मल हो गई और मेरी ड्रेसिंग भी उसने की, डेटोल लेके। दूसरा दिन गुजरा, सुबह उसने मुझे कहा
यूं करके हाथ बांधे, मलिक साहब, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई होम। मैंने कॉल बैक की अपनी वाइफ को, मैंने कहा इस तरीके से वो कह रही है छोड़ दें। उन्होंने कहा जी पहले भी आप एक बार अकेले गए थे, गलती की थी, इस बार गलती मत कीजिएगा, अकेले मत जाइएगा, छोड़ हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस आज रात मुझे छोड़ दें, कल की सुबह मत देखें। तो हमने उसी वक्त गाड़ी निकाली। तकरीबन 6-6.5 घंटे हमें रात के सफ़र लगे। हम उसी गांव में पहुंचे तो वहाँ पे उसने कहा कि 3 घर छोड़ के ये मेरा घर है, आपकी मेहरबानी है, आपने यहाँ पहुंचा दिए, और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप और आपके पूरे फैमिली के बारे में मैं किसी से डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि शायद आपके जहन में खौफ आ जाए और मैं आपकी खातिर मौत को गले लगा रही हूँ, आपकी उसी कुर्बानी कि जो आपने मेरी मदद की, क्योंकि हो सकता है मेरे घर वाले मुझे मार दें, मेरे साथ क्या हो, लेकिन यह है कि आप बेफिक्र हो जाएं। मैं उनको आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी कि इतना अर्सा मैं आपके पास रही। वहाँ से हम उसको छोड़ के आए। सर्विस का क्या मामला था उस वक्त तक? सर्विस की वो इंक्वायरी चल रही थी और उसके बाद ये हुआ कि मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इंक्वायरी मेरे खिलाफ गई। उस लड़की को एक शाम उसके गांव में उसके घर के सामने उतार तो दिया गया, मगर बाद में उस लड़की की जिंदगी के बारे में कुछ पता चला? मेरे जहन में खलिश तो होती थी कि क्या हुआ होगा उसके साथ। तकरीबन 1 माह के बाद मेरे उसी नंबर पे जो मैंने बंद किया हुआ था एक अननोन नंबर से मैसेज आया, और उस मैसेज ने फिर मुझे चौंका दिया, क्योंकि ये मैसेज उसी का था। तो मैं समझ गया ये उसका है, और उसने कहा था कॉल मी, आई हैव नो बैलेंस। तो मैंने जब कॉल की तो आगे से वही थी। उसने कहा कि जिस वक्त आपने मुझे छोड़ा था उस वक्त मेरी पूरी फैमिली जाग रही थी और उन्होंने कुरान पाक का ख़त्म कराया हुआ था मेरे लिए कि कहीं से आ जाए। उन्होंने मुझे देखा, मेरी वालदा ने देखा, खुशी से तो वो बेहोश हो गई। जो मेरे चचा मामू वगैरह थे उन्होंने मुझे नहीं संभाला, मैं खुद भी बेहोश हो गई थी उस वक्त कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कि अभी मुझे मार दी। फौरन वो बहर की तरफ दौड़े आपके पीछे, मुझे भी छोड़ के कि बहर कौन आए। बहर गए, वापस आए थोड़ी देर बाद, तो मैं भी होश में आ गई थी। मुझसे पूछा है कि तुम्हें कौन छोड़ के गया। मैंने कहा कि मुझे दारुल अमान की वार्डन और उनका ड्राइवर, और गाड़ी मैंने गलत से बता दी, जो आपकी गाड़ी थी उसका नाम नहीं लिया। फिर जी उन्होंने मेरा दूसरे दिन उसके जिस्म का हिस्सा काट दिया ताकि ये फिर जिंदगी में कभी बाहर ना जा सके, और अब मैं कहीं नहीं जा सकती। लेकिन यह है कि मैंने आपकी और आपकी फैमिली का नाम नहीं बताया और ना कभी बताऊंगी जब तक भी जिंदा रही। जो था झूठ वो बना सच, यहाँ नहीं खोली मैंने मगर जुबान, नहीं मैंने कोई गिला किया, नहीं मैंने दी है दुहाइयाँ। कि वो शरई तौर पर तो आपके निकाह में है जी, की बीवी है, तो या तो आप उसे आज़ाद कर देते और आपको राब्ता है आपका उससे? राब्ता नहीं, कभी कभार उसका मैसेज आ जाता था। जब आपका निकाह हो गया था जी, और वो जाके उसने अपनी बात निभाई कि उसने आपका नाम नहीं लिया, आज तक निभा रही है, और कुदरत ने उसके साथ भी कोई ऐसा इंसाफ नहीं किया, वो तो अपने जिस्म के उससे महरूम हो गई हमेशा के लिए। तो अब इस तरह से आपका उसको फेंक के चले जाना, या आप कभी, तो अब ये बोझ आपके साथ है? ये तो बोझ रहेगा, सारी उम्र रहेगा, जब तक जिंदगी
और दूसरों के लिए भी ये एक नसीहत है कि किसी रंग काल के ऊपर रिस्पॉन्स मत किया करें। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप यहाँ रहेंगे या आप शिफ्ट हो रहे हैं? मैं पाकिस्तान को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रहता हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो फिर उसको आज़ाद कर दीजिए। कैसे करेंगे आप? उसकी एब्सेंस में उसको आज़ाद कर दीजिए ताकि वो किसी बस मेरा अगर रब्ता होगा उसके साथ अभी, तो मैं उसको शायद फ़ोन पे डिवोर्स दे दूँ। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले, किसी याद ही किरदार मिले, किसी दर्द ही का सिरा मिले। किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले। एक रॉन्ग कॉल से जुड़ी ये सच्ची दास्तान या आप बीती आपने सुनी। यकीनन हम सब के लिए इसमें एक बोझल सबक है। हमारे मुआशरती और हुकूमती रवैयों और तरजीहात के बोझ तले न जाने कितनी बेनाम जिंदगियां सिसक सिसक कर दम तोड़ देती हैं। अगर इस लड़की पर एक बूढ़े शख्स से शादी का दबाव न डाला जाता और इसको इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी पसंद से शादी का इख्तियार दे दिया जाता, तो क्या यह लड़की अपना घर छोड़कर एक अजनबी के साथ भागती? अगर हमारी बहनों और बेटियों को तालीम हासिल करने के दौरान ही अपने रोशन मुस्तकबिल पर खुददारी के साथ यकीन हो, तो क्या वो अपनी मुआशरती हदूद को तोड़ें? इन सवालों के जवाब हमें मिलकर तलाश करें।